ठीक है, मैं मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना? हाँ जी। तो हम एक इंटरेक्टिव भी बना लेंगे और हमारे लिए एक एजुकेशनल भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ अपन समझते हैं सबसे पहले। देखो ये थ्री डायमेंशनली हम देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना पूरा? हाँ पूरी तरीके से देख पा रहे हैं आप? स्क्रीन है हाँ विजिबल जी। है? ठीक है, हाँ चलो यहाँ पे हम सबसे पहले ये फोकस एरिया पे आ जाते हैं। ये वाला टूथ जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है ना? जहाँ पे स्वेलिंग है ये वही है। ये वाला जो स्वेलिंग वाला एरिया है वो है। पहले यहीं से शुरू कर रहे हैं, जो चीफ कंप्लेंट है आपकी। तो इसका जो है एनाटॉमिकली पूरा पस की वजह से रिजॉल्व हुआ है ना? ये तो रूट ठीक है, ये वाली रिजॉल्व हुई है। ठीक है, और ये पीछे वाला दांत में यहाँ एक छोटा सा इन्फेक्शन शुरू हुआ है ना? मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको? हाँ पॉइंटर दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ। तो ये तो पूरी तरीके से खराब हुआ है, तो इसको पूरा क्लीन करके मैं क्राउन लगाऊंगा यहाँ पे एक, तो है ना? इसको पूरा करने के बाद अब देखें अपन कि इसकी वजह से जो है ये दांत जो नीचे डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसमें पेची थोड़ा सा ग्रेइश अपीयरेंस देख रहे हो आप, जहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं दिख रहा है ना? ये वाला टूथ अपना फर्स्ट मोलर है, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अफेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे थोड़े से शेड्स अपने को कलर वेरिएशन दिख रहे हैं। बेसिकली जो रेडियोग्राफ है वो कैल्शियम का सेचुरेशन पे अपने को चीजें दिखाता है। जहाँ कैल्शियम है वो हमें ओपेक दिखता है, और जहाँ कैल्शियम या हवा नहीं है वो हमें डार्क दिखती है रेडियोग्राफ पे। तो ये उसका थ्री डायमेंशनली है ना? तो एक तो ये यहाँ पे इसको हम पूरा क्लीन आउट करके इसको क्राउन करेंगे। वाई? बिकॉज क्योंकि ये जो दांत है हमारा, अभी इसकी रूट फॉर्मेशन भी शुरू नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट प्रीमोलर। ओके, जो फर्स्ट प्रीमोलर है उसके आसपास बोन रिजॉर्प्शन भी दिख रही है हमको, है ना? ये नीचे से हम देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से हमारा व्यू जा रहा है। तो एक तो इस दांत को हमें सेव करना है, क्योंकि ये वाला जो दांत इस जगह पे आएगा इसके लिए भी टाइम है, अभी इसकी रूट डेवलपमेंट भी शुरू नहीं हुई है, और इसको हमें टाइमली उसको बचाना है। अगर यहाँ पे हम नहीं बचा पाते हैं तो ये वाले दांत फिर आगे की तरफ मूव होंगे और इस जगह को क्लोज करेंगे। उसी के पीछे हम देखें तो ये जो दांत है ये भी कैविटी में आना शुरू हो गया है, काफी हद तक खराब हुआ है ये सारा एरिया। एक तरीके से मॉथ इटन टाइप, जैसे कोई एप्पल को कोई खा जाता है ना, या कुछ चूहा या कुछ कुतर लेता है, उस तरीके से इसको हम देख पा रहे हैं। और इसकी जगह जो परमानेंट टूथ आने वाला है वो अभी उसमें कैल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से शुरू नहीं हुआ है ना? बहुत ही हल्का सा यहाँ टिप पे दिखता है अपने को बस। हाय मेधांश। Hi, हाउ आर यू? I am fine. आई एम फाइन। How are you too? आई एम गुड। ओके, तो एक तो ये है। तो यहाँ हमें पूरा एक तो थ्री डायमेंशनली देखने को मिल रहा है कि परमानेंट टूथ कैसे डेवलप हो रहा है, राइट? आप अपने क्वेश्चंस भी बीच में पूछते जाना मुझसे, है ना? तो एक तो ये तो जो हमने क्राउन हम लोग लगाएंगे तो वो क्राउन जैसे दांत बाहर आएगा तो वो वैसे के वैसे बाहर आ जाएगा पूरा। क्राउन हमारा इतने इतने एरिया पे रहेगा। अच्छा ठीक ठीक है, है। और जब ये दांत बाहर आएगा तो ये यहाँ की रूट्स को रिजॉल्व कर देगा। ठीक ओके। है, इससे नीचे नीचे की जब ये पुश करेगा, और जो ये हाँ दांत गम के ऊपर है वो तो गम से कहीं सपोर्टेड नहीं है ना, पौधा कहाँ सपोर्टेड होता है? रूट से सपोर्टेड होता है। जब ये दांत आगे बढ़ेगा ऊपर की तरफ तो ये रूट्स हमारी रिजॉल्व होंगी, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रूट रिजॉर्प्शन। अभी जो है वो पैथोलॉजिकल है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, है ना? इन्फेक्शन की वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, और एसिड से हमारी जो भी मिनरलाइज्ड पार्ट बॉडी का है वो डिसोसिएट डिस्ट्रक्ट होता है। तो ये उसमें हम देख रहे हैं, इस वजह से इसकी रूट मॉर्फोलॉजी में हमें डैमेज दिख रहा है। तो डैमेज कंट्रोल करना है, इसमें मैं बायोडेंटिन यूज करने वाला हूँ। बायोडेंटिन एक ग्राफ्ट मटेरियल है जो कि बायोलॉजिकल रिप्लेसमेंट है डेंटिन का जो लॉस्ट हो गया। तो इस दांत को हम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट समझेंगे और हम इसको बचाना चाहिए। ये मेरा पहला जो है चीफ कंप्लेंट के ऊपर। बाकी ये यहाँ पे कैविटीज है, इनको हम पूरा इन्वॉल्व इंक्लूड करेंगे, है ना? जैसे ये यहाँ टॉप व्यू दिख रहा है अपने को। ठीक है। तो पर बेसिकली वो मतलब जब दांत नया आएगा तो वो क्राउन वैसे का वैसा बाहर निकल जाएगा, वो क्राउन चला उसमें जाएगा। मतलब कुछ जी, मतलब अब दांत देखो जब यहाँ, गिर जाएगा तो क्राउन भी गिर जाएगा, राइट? हाँ वो उसके साथ ही बाहर आ जाता है। क्राउन तो उसको एक सपोर्ट के लिए है ना, ताकि वहां पे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि पहले भी फिलिंग वगैरह तो हुई है ना शायद, कुछ या कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी? कुछ नहीं अभी हुआ, कुछ कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ है ना? नहीं, ये never. हमारा परमानेंट फर्स्ट मोलर है। ठीक है, परमानेंट फर्स्ट मोलर, पहली दाढ़, है ना, जो कि 6 साल के बाद अभी दिखने लगेगी थोड़ी, या दिख भी रही होगी थोड़ी बहुत। ये हमारा सेकंड मोलर है।
है ना। थर्ड मोलर यहाँ पे होता है, लेकिन अभी यहाँ हमें दिखता नहीं है कहीं भी, है ना, दिख नहीं रहा है अभी तो हमें। तो इसको हम चारों तरफ से देख सकते हो, नीचे से कैसे डेवलप हो रहा है, क्या है ये रूट एंड की तरफ से नीचे से हम देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये सारा 3 डायमेंशनल इसको देख पाते हैं। दूसरा, हम जो दांत है हमारे जॉ में कैसे अरेंज्ड है वो भी हम देख पाते हैं। तो ये हमारे नीचे के दांत दिख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं ना, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं नीचे से। तो ये है। ओके, तो हर एक एरिया आपको एक बार अच्छे से बता देता है। तो ये तो आपने समझ लिया। दूसरी तरफ आ जाते हैं, सेम प्रॉब्लम है लेकिन इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है। इनको भी हमें सेफ गार्ड करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है कैविटीज, इनको भी हमें सेफ कर लेना चाहिए। ये मिल्क टूथ है, कैनाइन, इसको भी सेफ। सभी दांतों में थोड़ा बहुत हर दांत में कहीं ना कहीं कैविटीज है। तो इस वजह से हमारे परमानेंट टूथ जो आने वाले हैं थोड़े दिन में, वो भी डेंजर में आ जाते हैं। तो पूरी तरीके से हम इनको 100% पूरा कैविटी फ्री इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं। अब ऊपर आ जाते हैं। ये 2 दांत जाने वाले हैं ना, इनके लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। इनको हम चाहेंगे तो सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, या फिर ये अपने आप ही एक्सफोलिएट हो जाएंगे। यहाँ पे पक्के दांत आने वाले हैं हमारे ये दोनों। इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये हमारे चीजें। दूसरी जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जो मैं कल बात कर रहा था ना, एयरवे रेजिस्टेंस और ये सारी बातें, वो हमें यहाँ पे समझना होगी। कैसे समझेंगे, यहाँ पे हल्का सा आप देखो, ये जो टूथ है, ये हमारे बीच के 2 इंसाइजर है। दिस इज मिड लाइन, जो व्हाइट प्लेन दिख रहा है आपको, ये मिड लाइन है, मिड लाइन है बिल्कुल। तो ये हमारे बीच के 2 सेंट्रल इंसाइजर है। लेटरल इंसाइजर आपको पीछे दिख रहे हैं, है ना। तो आगे पीछे कब होते हैं दांत? जब जगह की कमी होती है। कमी कब होती है? जब हमारी ऊपर का जो जबड़ा है वो सही से चौड़ाई में नहीं बनता होता है ना। हम ये एक और सेक्शन में देखेंगे, ये वाले सेक्शन में। अब ये सेक्शन को हम देखेंगे तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ये हमारी नीचे मैंडिबल से हम ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं ना, ये सेक्शंस ऐसे ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे नीचे के दांत दिख रहे हैं अभी, ये सारे नीचे के दांत दिख रहे हैं अपने को, है ना। क्रॉस सेक्शन में जैसे हम ककुम्बर को कट करते हैं ना सैलेड के लिए, वैसे ही हमें ये रूट कैनाल्स दिख रही है दांतों की, है ना। ये परमानेंट मोलर्स दिख रहे हैं, ये मिल्क टीथ है सारे, ठीक है। मेनली फोकस में ये ऊपर वाले दांतों पे लेके आता हूँ, अभी ऊपर वाले दांत हमारे दिखने लग गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो अरेंजमेंट है ये पूरा यू शेप है, ठीक है। तो मिल्क टीथ जो हमारे आते हैं, बोलते हैं ना, कई बार आपको भी याद होगा कि जब आए थे तो बड़े सुंदर थे, बहुत अच्छे से अलाइंड थे। तो ये अलाइनमेंट हमें यहाँ पे दिखता है कि ये पूरा यू शेप है ना। पर जैसे ही हम अंदर डीप में जाते हैं और ऊपर बोन में जहाँ पे भी हमारे परमानेंट टूथ बन रहे हैं, तो उनका अलाइनमेंट हमें वी शेप होता हुआ दिख जाता है ना। ये पीछे आगे दोनों दांत, है ना, जो यहाँ होने चाहिए थे, अभी इस जगह होने चाहिए थे, पर ये पीछे है। क्यों? क्योंकि जबड़ा ऊपर का सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि टंग का पोजीशन अच्छे से पैलेट पे नहीं है ना। टंग जो है वो बाहर थ्रस्ट होती है। तो ये सारी चीजों की वजह से टंग रेस्ट पोजीशन हमारा पैलेट पे ना होने की वजह से पैलेट का जो फॉर्म है, उसका जो शेप है, वो ठीक से नहीं बनता है, और हमारे आर्च की जो चौड़ाई है वो नहीं बनती। और वो नहीं बनती तो हमारी नोज का जो फ्लोर है ना, किसी भी ट्राइंगल का बेस जो रहता है, अगर वो चौड़ा रहेगा तो उसका डायमेंशन बड़ा होगा, वॉल्यूमेट्रिकली बड़ा होगा। तो ये डायमेंशन चौड़ा ना होने की वजह से नाक सुकुड़ती हुई। अब ये पीछे हम पोस्टीरियर कोन का देख रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं ना, ए जैसा दिख रहा है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, जिससे कि नाक आगे से जाके जहाँ पीछे खुलती है, टॉन्सिल्स जहाँ होते हैं, वहां की चौड़ाई बता रहा है अपने को। तो ये भी अभी अपन उसको नाप तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सुकड़ा हुआ दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो एयरवे हमारा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि टंग हमने ऊपर फोल्ड नहीं करी। आपने कभी देखा है पुराने हवेलियां जो रहती है उसमें आर्च बनी हुई रहती है, रोमन्स में जो अगर देखेंगे तो वो कैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स जमा के, या पुराने ब्रिजेस देखेंगे तो उनको पहले एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग करके स्टोन्स लगाए जाते हैं, और फिर नीचे से वो हटा लिया जाता है। तो वो जब तक उसका फॉर्म बनाने के लिए टंग हमारी पैलेट पे सही से नहीं बैठेगी, हमारा जॉ का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, और दांत हमारे अरेंजमेंट में हमें डिफिकल्टी आएगी। तो ये हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इनके दांत आगे पीछे जाने वाले हैं। तो इसके लिए हम अभी टंग पोस्चर पे काम करेंगे, सारी एक्सरसाइज वगैरह सब सीखेंगे।
लिप पॉस्चर पे काम करेंगे, हेड एंड नेक पॉस्चर पे काम करेंगे। इनको बस आपने एक तरीके से उनको बार बार सिखाना है, आप सबने भी सीखना है और सबको सिखाना भी है। तो ये अगर ठीक कर लेंगे अपन, पानी कैसे गटकना है, खाना कैसे निगलना है, इन पे अगर काम कर लेंगे तो हमारी टंग की पोजीशन नॉर्मल होने लगेगी। नॉर्मल होने लगेगी तो हर बार जब हम टंग को प्रेस करते हैं, जब भी हम कुछ भी स्वेलो करते हैं, जैसे हम लार भी अगर स्वेलो करते हैं जैसे मैंने करके दिखाई, तो इसमें करीबन आधा किलो का हमारा फोर्स लगता है पैलेट के ऊपर, है ना, आधा किलो का। और जो हम बच्चों को वायर्स लगाते हैं, जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें हम 2 से 3 ग्राम का फोर्स लगाते हैं। कितना? 2 से 3 ग्राम का फोर्स। तो उतने छोटे फोर्स में भी दांत हम मूव कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे टंग हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जो कि नेचुरल है, सिर्फ उसकी पोजीशन हमें नॉर्मलाइज करनी है। और ये सारी चीजों की दिक्कत हम बहुत जल्दी ड्यूरिंग इन्फेंसी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको इतनी सारी चीजें समझाई थी कि बच्चे जितनी जल्दी आएंगे, मे बी उनको डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उनकी टंग अगर पॉस्चर सही नहीं, ओपन माउथ पॉस्चर है, लिप पॉस्चर ठीक नहीं है, हेड पॉस्चर ठीक नहीं है, तो उनको डेंटल प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव मोड है। अल्ट्रा प्रिवेंटिव मोड पे हम इन बच्चों में बात कर सकते हैं, जो कि हम अभी मिदांश के लिए कर रहे हैं ना। तो ये हमारे साइनसेस आ गए। अब साइनस में भी देखें डिविएशन है, ऑब्लिक दिख रहा है ना आपको, ये नेजल सेप्टम है, ये बिल्कुल बीच में जो दिख रहा है ये नेजल सेप्टम है, ठीक है। ये हमारे कॉन्काइज है। कॉन्काई मतलब एक तरीके से अंदर नोड्यूल्स रहते हैं जिनके ऊपर हवा, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, है ना, इतना सारा सरफेस एरिया बढ़ा दिया है ना। ये यहाँ पे पोस्टीरियर कॉन्काई, ये हमारा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ये सारी चीजें हमारे पैथोजेंस और एलर्जेंस जो हवा में रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर साइनसेस में भी हवा घूमती है। तो इतना सारा एयर स्पेस है, ये न्यूमेटिक स्पेस है, सब हवा से भरा हुआ रहता है जब हम ब्रीथ करते हैं। तो ये हमारे लिए फिल्टर करती है, हमारी एयर को सही से, उसमें मॉइस्चर बैलेंस करती है, उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, और बहुत सारे इसकी म्यूकस लाइनिंग से हमें कफ जो बनता है ना, नोज सिक्रीशन, और जो कफ बनता है वो सारे पैथोजेंस को चिपका लेता है ना। एक तरीके से जैसे फिल्टर्स नहीं होते हमारे पानी के, या जो एयर फिल्टर्स होते हैं उसमें वो डस्ट चिपक जाती है, तो ये हमारा काम करती है। इसलिए नेजल ब्रीदिंग पेटेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर कोई चीज बिगड़ी है तो सबसे पहले नोज से ब्रीथ करना हम सबसे पहले फोर्स एम्फेसिस करेंगे, तभी हमारा कोई भी करा हुआ काम आगे उसको परमानेंटली काम आएगा, ठीक है। ये नोज का पूरा है ना। पोस्टीरियर इथमॉइड साइनसेस दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, है ना। और ये पूरा मैक्सिलरी साइनस, दोनों का वॉल्यूम अलग है ना। अगर मैं बात करूं तो शायद लेफ्ट साइड की नोज इनकी ज्यादा ब्लॉक रहती है ना। जब वो बता पाए या आप नोटिस करना, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमें यहाँ पे कम दिख रहा है ना, और डिविएशन भी हमारा लेफ्ट तरफ ज्यादा है। तो ये वैसे तो ईएनटी का रोल है, लेकिन इसको कनेक्शन इस तरीके से देख पाने का काम थोड़ा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम दांतों के टेढ़े मेढ़े होने और इन सब चीजों को जोड़ते हैं। अब ऑर्बिटल रिम दिख रही है हमारी, जो जो आंख के नीचे की जो बोन है वो दिख रही है, तो दोनों तरफ यहाँ पे भी फर्क है। ये वाला एरिया के वॉल्यूम में फर्क देखो, और ये वाला एरिया के वॉल्यूम में फर्क देखो, जिसमें बोला था ना फेशियल असिमेट्री है, थोड़ा सा फेस एक तरफ से दबा हुआ है, या वो एक तरफ से लेटा होगा, या सिर भी गोल नहीं हुआ होगा। पहले जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो कई बार एक तरफ लिटाने और बहुत ज्यादा मदर को करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक ही तरफ प्रेफर कर लेती है। या बेडिंग हमारी ऐसी डिजाइन होती है कि हम उसी तरफ सिर्फ पिलो हम बदलते नहीं, इधर से उधर नहीं करते, तो हमारी पोजीशन एक जैसी ही रह जाती है, और उसमें फिर बच्चे का सिर वैसा ही रह जाता है, असिमेट्रिकल रह जाता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस है, इनसे घबराने डरने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी मच लकी कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं इस जल्दी एज में, ऑल्दो लेट है, लेकिन हाँ अभी हम पूरी तरीके से ग्रोथ खत्म नहीं हुई है हमारी, तो हम इन सब चीजों को पॉस्चरल करेक्शन और सारे इन चीजों पे हम ले लेंगे। ये और ऊपर अगर नोज में जाएंगे तो हम ये नोज में सारी चीजें हम देख पा रहे हैं ना। तो ये हमारे साइनसेस है, सारे कनेक्शंस हैं, और ये बहुत इसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा समझ में आने वाली चीजें मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें समझ में आ रही है। अब जो मेन करने वाला काम है वो ये है, उसके पहले एक और अपन यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब इनकी टंग की पॉस्चर हम यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये हमने पूरा आगे की तरफ आ गए। अब हम यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये वाले सेक्शंस में जाएंगे। तो ये हमारे दांत दिखना शुरू हुए नीचे ऊपर के, है ना। आपको दिख रहे, समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। ये अभी तो ठीक। हाँ, ये दो ऊपर के दांत दिखने लगे, यहाँ से ये नाक दिख रही है ना, ये नोस्ट्रिल्स हमारे, और ये हम ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारी टंग दिखने लगी है,
ये टंग हमारी, ये जो वॉल्यूम है, ग्रेइश वॉल्यूम है, ये हमारी टंग है। ठीक, अगर मैं मार्कर से समझाऊं आपको, ये जो वॉल्यूम एरिया है ये टंग है। ठीक है, ये टंग है। ओके। और ये जो है हमारा पैलेट, तालू, जहां हम अंगूठा रख के चूसते हैं। तो ये पूरा ऑलमोस्ट वी शेप जैसा, ये जो स्लोप्स हैं जो कल मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा था क्लिनिक पे, ये स्लोप्स कितने ज्यादा स्टिप हैं, इस पे इसकी वी शेप हमें पता चलेगी। अगर ये यू रहेंगे तो ये स्लोप्स थोड़े से कम रहेंगे, मतलब उसमें डोम शेप कम रहेगा। तो टंग जो है इस जगह पे नहीं हमारी बैठ पा रही है। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे हमारी टंग चिपक नहीं पा रही है। यहाँ तक चिपक रही है, तो ये टंग का जो पोजीशन है वो नीचे ही है। और ये हम इसमें भी देख सकते हैं। ये सब मैं हटा देता हूँ। ये जैसे ही हम और पीछे जाएंगे, ये पोस्टीरियर पार्ट में, हम पीछे वाले पार्ट में आ गए जहाँ पे हमारा तालू पीछे की तरफ चिपकता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चीजें समझ पाए। और मेरे बैटरी का नोटिफिकेशन दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे, मेरा लो बैटरी का? नहीं ना? नहीं। अच्छा, एक मिनट, मुझे चार्जर लगाना। हाँ। अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो मुझसे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजों को आप समझोगे नहीं जब तक आप उसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। और डिसीजन मेकिंग हमें इसलिए करनी है क्योंकि मैक्सिमम काम आपने ही करना है घर पे। अगर आप ये सारी चीजें करेक्ट कर पाए, एक्सरसाइज जो बताई गई वो कर पाए, छोटे छोटे अप्लायंसेस अगर आप दे पाए उसको मोटिवेट कर पाए, तो आपकी और बच्चे की जर्नी बहुत आसान होगी, है ना? नहीं तो फिर वायर्स लगवाओ, दांत निकलवाओ चार, फिर उसको पीछे लो, कई बार सर्जरीज की जरूरत पड़ जाती है। और उसके होने के बाद भी नेचुरल फॉर्म फंक्शन हम कहाँ रिस्टोर कर रहे हैं, है ना? वो तो हम सिर्फ लुक्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं इसमें, यहाँ बहुत अच्छे से हमें ये वी शेप हमें यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है ना? जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? टंग टंग का मुझे मतलब प्रॉब्लम क्या है, उसकी टंग ऊपर टच नहीं कर पा रही है। जी वो भी मैं बात करता हूँ, है ना? हाँ, टंग यहाँ पैलेट पे होनी चाहिए, है ना? जैसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा सलाइवा मुंह में इकट्ठा होने दो और उसको गटको, तो आपकी टंग आपको पता चलेगी कहाँ होगी। अब जब बच्चे को आप ये वीडियो कल मैंने पानी पीते हुए बनाने को बोला था, तो उसमें आपने जैसे कई बार क्या होता है बच्चे बॉटल से पीते हैं, है ना, स्ट्रॉ से पीते हैं, तो बॉटल से पीते हैं तो कंटिन्यूअसली फ्लो रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए, पहले आप मुंह में इकट्ठा करें, उसका बोलस बनाएं और फिर उसको पीछे की तरफ शिफ्ट करें। जब हम स्ट्रॉ से लेते हैं तो ये कंटिन्यूअस स्वेलोइंग होती है ना, छोटी छोटी कंटिन्यूअस स्वेलोइंग होती है, उसमें लिप पॉस्चर नहीं होते। लिप हमारा कभी भी उसमें सही से नहीं बंद होता है। तो लिप बंद नहीं होता तो क्या करता है उस समय स्ट्रॉ से जब आप पीते हो तो आपको टंग को आपको नोटिस करना है कि वो आगे वाले दांतों के बीच में आके सील बनाती है। जब तक इधर से सील नहीं रहेगी तब तक पीछे हम पानी नहीं डाल पाएंगे, है ना, या लिक्विड नहीं डाल पाएंगे, कुछ भी नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ से सील होना जरूरी है। वो कॉम्पनसेट करने के लिए बच्चा टंग को बीच में लाता है दो दांतों के, तो जब आगे ले आता है उसको तो वो ऊपर नहीं ले जा पाता है। तो एलिवेशन, जो टंग का एलिवेशन होके जो पीछे की तरफ स्वाइप करते हैं हम, जैसे ये करके देखिए आपको भी फील होगा, है ना? तो जो हाँ, टंग नहीं वो पूरे ऊपर ऊपर होती है। और जो मैं टंग कोटिंग की बात कर रहा था, क्योंकि उसकी बच्चे की जो टंग है उस पर कोट्स जमा है, वो इसलिए क्योंकि वो वाला हिस्सा हमारे पैलेट पे टच होता ही नहीं है। वो हमारा जो हिस्सा है पैलेट पे टच नहीं हो रहा है, तो वो रगड़ भी नहीं खा रहा है। और रगड़ नहीं खा रहा है तो उस जगह पे जो प्लाक है वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है, तो वो वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है। जैसे हम देखते हैं ना नदी किनारे जो पत्थर रहते हैं जिसपे फ्लो कम रहता है उसी पे काई जमती है, और बीच में जो रहते हैं उनपे काई नहीं जम पाती है। तो इसी तरीके से कोटिंग ऑफ टंग भी बहुत बड़ा, उस पे किस तरह का पैटर्न है उससे भी हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे टच हो रही नहीं हो रही है। एंटीरियर कोटिंग है तो हम ये समझते हैं कि आगे से टच नहीं हो रही है, पीछे कोटिंग है तो इसका मतलब पीछे से टच नहीं हो रही है ना। तो ये जो चीज है वो है अपनी, ये ध्यान देने वाली बात है। तो टंग पॉस्चर पे सबसे बड़ा मेन वो है। ठीक है, उसके बाद हम लास्टली ये बात करते हैं अब अपनी, यहाँ हम देखते हैं ना
इसको कैसे अनडू करें, ठीक है। अब जो यहाँ हम लेफ्ट साइड व्यू देख रहे हैं, इसमें ये हमारी टंग दिख रही है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारी टंग दिख रही है। हेलो जी, मैं एक 5 मिनट से कॉल करता हूँ अगर इमरजेंसी नहीं है तो, सॉरी, है ना। तो ये हम हमारी टंग देख रहे हैं, ठीक है। मैं टंग पे इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टंग ही हमारे लिए सबसे बड़ी गेम चेंजर है ना। क्योंकि टंग से मैं सारी चीजें अभी आपको कोरिलेट करके समझाऊंगा कि कैसे टंग के फंक्शन ने ये सारी चीजें करी है। तो ये टंग हमारी यहाँ से नीचे मैंडिबल से जुड़ी और ये यहाँ पे आते हुए इस तरीके से पूरी टंग यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं अपन, तो ये पूरा एरिया जो है ये हमारा पैलेट हो गया ऊपर का, ठीक है, तालु। इसमें भी हम्प देख रहे हैं अपन, पूरा हम्प। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी लाइक दिस, ये ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये इतना इतना एरिया हमारा एक्सिस डोम है, ये पूरा डोम बन गया इस तरफ से, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा ये कि जो इतना सारा एरिया है ये हमने छोड़ रखा है, ये हमारा टंग से ऑक्यूपाइड नहीं है। आइडियली क्या होना चाहिए था, टंग की जो पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक, पर अभी ऐसी नहीं है। पीछे जो ये सॉफ्ट पैलेट, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है ना, जिसको हम पीछे, जिसपे जैसे ही उंगली हम पीछे ले जाते हैं और हमें गैग रिफ्लेक्स लगता है, जैसे हम पीछे उंगली अगर तालू पे ले जाएं तो वो लगता है। तो इसका भी एंगुलेशन पूरा स्टिप है, ये आइडियली थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो वो भी हमारा सही पोस्चर नहीं है, और ये सब बहुत इजीली ठीक हो जाएंगे। मैं सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा इसलिए रहा हूँ कि जब तक आप ये पूरी ज्योमेट्री नहीं समझोगे आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये तो फिजिक्स है ना, सिंपल एयर फिजिक्स है और वो है। तो ये टंग हमारी यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे गले में जुड़ती है, और ये है हमारा एपिग्लॉटिस, है ना। एपिग्लॉटिस हम एक तरीके से दरवाजा है हमारा, जो कि खाने की जो ये जो हवा की नली है, ये हमारी हवा की नली, इसमें से हवा जो है नाक में से यहाँ आके सीधी इधर जाती है, और जो खाना रहता है वो यहाँ से आके पूरा हमारा पीछे वाली नली में जाता है, इसमें, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा हमारे लिए कैनॉट प्लेस है ना। बहुत सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं इस जगह पे, खाना भी इधर आ रहा है, उस बीच में ब्रीथ भी ले रहे हैं हम, उस बीच में निगल भी रहे हैं, उस बीच में ये भी हो रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन है। तो कई बार बच्चे नहीं होते जो सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई बार चोक कर जाते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं, जरा सा कुछ अटका, धनिया पत्ती कुछ भी ऐसा अटका उनको, तो पूरा का पूरा खाना बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो ऐसी भी चीजें शायद आपने कभी देखी हो, नोटिस करी हो। तो फूड इंट्रोडक्शन, उनकी हार्डनेस, उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हमारी फोकस करती हैं, और सबके लिए जो कारण है वो टंग पॉस्चर, और टंग पॉस्चर को किसने किया, नोज रिस्ट्रिक्शन। अगर नोज सही से हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो मुंह से करना पड़ेगा, टंग को अपने आप नीचे बैठना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से हवा को अंदर ले सके, और ये सारे रीअरेंजमेंट हमारे शुरू होते हैं। तो ये लंबे समय में इस तरह से रीअरेंजमेंट्स होते हैं, तो इन पे काम करना है। तो मेनली जो अब काम करने वाली बातें हैं, कुछ हम ब्रीदिंग और सिटिंग और च्यूइंग और ड्रिंकिंग एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। जब आप नेक्स्ट मिलोगे हमको, हम वीडियोस भी आपको शेयर करेंगे। और जहां तक रही कैविटीज की बात, इनका पार्ट है जो कि हम इनको ठीक करने वाले हैं, इनको हम जो है ठीक है, एक एक करके कैविटीज को हम व्यवस्थित करेंगे। उसमें कुछ क्राउन्स लगेंगे, कुछ फिलिंग्स होंगी, कुछ दांत हम छोड़ सकते हैं, ये 2 दांत को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इन दोनों को हम रोक सकते हैं। तो एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। सबसे पहले जो काम करना है वो हमें डिसीज लिमिटेशंस का काम करना है। जो कैविटी हो रही है उसको हम कैसे वहीं के वहीं रोके, उसके लिए हम सबसे पहले एक फ्लोराइड वार्निश एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। होम केयर, आप उसको ब्रशिंग वगैरह अच्छे से करोगे, मोटराइज टूथब्रश का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और जहां जहां दांतों में ओपन लीजन्स हैं उसके अंदर हम मेडिकेट करके उसमें टेम्परेरी फिलिंग्स करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव है, इसमें सिर्फ 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कोई मोटराइज इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज नहीं करेंगे, ताकि हम अभी समय को देखते हुए इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑप्शन।
सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम ये सारी चीजों को एक ही दिन में पूरा कर लें। उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, 1.5 से 2 घंटे हम बेहोश करते हैं बच्चों को, और सारा काम एक ही शॉट में ये सारा फिनिश हो जाता है। तो चॉइस आपको करना है। आपका अगर मन मानता है कि अभी हम जाके करना चाहिए तो भी कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड वे ऑफ ट्रीटमेंट जब इतनी सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये हॉस्पिटल सिटिंग को हमें चाहिए होती है उसमें। और दूसरा ऑप्शन है हम धीरे धीरे कर लें, तो हम दोनों में ओके हैं। मेरा हमेशा एम्फेसिस होती है कि बच्चों को हम धीरे धीरे कर लें अगर इमरजेंसीज ना हो। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और बेहोश करने से क्या होता है, बच्चे को बेहोश करा और वो होश में, उस बीच में उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ उसको कोई पता नहीं, उसका जो डर था वो वैसा का वैसा ही रहा, और वो ओरल हाइजीन और उनके प्रति इतना जागरूक भी नहीं। तो ये चीजें, दोनों चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछो। हाँ, तो कितना सिटिंग या सेशंस लगेगा पहले ऑप्शन के लिए जब हम धीरे धीरे करेंगे? धीरे धीरे करने के लिए हमें सबसे पहले फ्लोराइड वार्निश करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मोटराइज टूथब्रश यूज करने के लिए हम बोलेंगे, जो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या कहीं से भी मिल जाएगा। वो उससे आप इफेक्टिवली उस जगह को क्लीन कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज क्योंकि मैं फिलिंग करूंगा, उसके बाद ये चीजें आपको करने से पहले मैं प्री थेरेपी आपको सारी चीजें सिखाना चाह रहा हूँ कि ओरल हाइजीन कैसे करनी है। उसके बाद 2 या 3 दिन के गैप के बाद हम धीरे धीरे क्लीन करते जाएंगे हैंड इंस्ट्रूमेंट से, और जो जगह जहाँ पे ज्यादा कैविटीज है उनको सील करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी रेस्टोरेटिव मटेरियल, या अगर अलाउ करेंगे तो क्राउन्स वगैरह भी हम देना शुरू कर देंगे। ये सारा ट्रीटमेंट प्लान अपन डिस्कस करेंगे जब आप आ जाओगे। फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहला फ्लोराइड वार्निश, दिस इज लिमिटेशन। फ्लोराइड वार्निश हमारे लिए क्या करेगा, इट्स एंटीबैक्टीरियल और रिमिनलाइजिंग एजेंट, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरिया है जो अभी बहुत प्रोग्रेसिवली कैविटीज कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करेगा। पस अलग चीज है, पस कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया से नहीं होती। कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया सिर्फ जो मिनरलाइज्ड एरिया है जहाँ कैल्शियम है वहीं अटैक करते हैं, बट जो बोन वगैरह में स्वेलिंग होती है हमारे बाकी ग्राम नेगेटिव और वाइड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं, वो पस और स्वेलिंग करते हैं। और उनको हमने एंटीबायोटिक से अभी सेटल डाउन करना शुरू किया है। जो टूथ के कैविटी बैक्टीरिया है वो फ्लोराइड वार्निश से कंट्रोल होंगे, और हमें एक हफ्ते 15 दिन का एक अच्छा विंडो मिल जाता है जिसमें कि उनके काउंट्स कम होते हैं। इस बीच में हम मैक्सिमम डिब्राइटमेंट कर लें और उसको व्यवस्थित उसको करके एक सेटल स्टेज में आ जाए, और फिर धीरे धीरे हम रिकंस्ट्रक्शन पे काम करें। इसी बीच हम टंग पॉस्चर और इनके ऊपर भी काम करेंगे, तो हैबिट भी सुधरेंगी और जो रिहेबिलिटेशन है वो भी होगा, और रिफॉर्मेशंस भी हम सारे दांतों का कर पाएंगे। अब बात आती है कि दूध के दांत ये ऐसा है वैसा है और इनको हम अभी अवॉइड करें, तो उसके पीछे मेरा जवाब ये है कि इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन डिफरेंस होता है, जैसे कि ये दांत है ना, अभी पूरा ही खराब हो गया, अब जो अपोनेंट टूथ है उसको कहीं गाइडेंस नहीं मिलती है ना, तो वो किधर जाएगा किधर भी जाएगा। अब ऐसे 5-6 दांत एक तरह से, इधर के भी ऑक्लूजल जो एरिया है वो पूरा डीअरेंज्ड हुआ है ना, एक इंटरलॉकिंग होती है सबके बीच में। जैसे हमारे कोई भी ग्रूव्स देखते हैं पर एक ग्रूव से दूसरा ग्रूव मिलना है तभी वो मशीन हार्मोनिकली चलती है, एक तरीके से मिक्सर मशीन है ना। इसके बहुत सारे फंक्शन है, च्यू करती है, बोलती है, आर्टिकुलेशन है, फोनेशन है, सब चीजें। तो ये डीअरेंजमेंट्स होते हैं, वो अरेंजमेंट्स हमारे टीएमजे पे दिखते हैं, हमारी मसल्स उससे सारे इन्वॉल्व है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये बोन जो है हमारी, ये दोनों तरफ से जॉइंट से जुड़ी हुई है ना, और ये फ्री आर्टिकुलेटिंग जॉइंट है, मतलब 3 डायमेंशनली हवा में झूला हुआ है। इट्स लाइक जेसीबी या अर्थ मूविंग मशीन्स के जैसे वो अटैचमेंट्स होते हैं। तो इसमें कोई भी डीअरेंजमेंट होगा तो वो हमारा सीधा स्कल बेस को असर करता है, हमारे ऑर्बिट्स को असर करता है, हमारी नाक को असर करता है। तो ये सारे कोरिलेशन है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स। क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें क्रेनियम सिर भी आ गया, फेस भी आ गया, और रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी भी आ गया। तो इनके फंक्शंस को डिसफंक्शन करने वाले इस सिंड्रोम को हम क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। और कैविटीज उसका एक लक्षण है, जैसे बुखार किसी को आता है तो उस तरीके से हम देखते हैं। तो कैविटीज एक छोटा पार्ट है, उसके पीछे फंक्शनल डीअरेंजमेंट ज्यादा है और वो सारी चीजें हैं। इस बीच मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स बनाने को भेजा था, वो भी आप बनाइए और मुझे शेयर करिए। सबसे पहला काम, पहला अपॉइंटमेंट फ्लोराइड वार्निश करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीजें करने शुरू करेंगे, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखें समझे, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। वो फिर भी अंदाजन कितने सेशन लग जाएंगे कुछ?
हाँ, हम अगर बच्चा अच्छे से कॉपरेट करता है तो 2 सेशन में हम पूरा कर लेंगे। पहले सेशन में फ्लोराइड वार्निश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेशन में हम फटाफट क्लीनिंग करके टेम्परेरी रेस्टोरेशंस भरना शुरू कर देंगे। ये सेकंड सेशन हो गया, बट ये डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है हमारे लिए। फिर हम और थोड़े लेंगे जिसमें क्राउन्स देना है, फिर हम इस बीच में टंग पोस्चर पे हम काम करना शुरू कर देंगे। टंग पोस्चर वगैरह सब टेलीफोनिकली होगा, है ना, ये इसी तरीके से ऑनलाइन हम कर पाएंगे। आप वीडियोस बना के भेजेंगे, हम करेक्शंस बताएंगे, जो आइडियल करते हैं कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। वो सभी के लिए, इवन आपको भी कुछ लगेगा कि यार हम भी हमारा कुछ इस तरह से गलत कर रहे थे, वो भी हमें सुधारना चाहिए। वो आइडियली सबको कैसा करना चाहिए वैसा है। डिसफंक्शन है, अगर हम सही से नहीं कर रहे हैं तो उसको हमें करेक्ट करना है, दैट इज, है ना। जैसे हम चलते ठीक से नहीं है, अगर मान लीजिए, तो हमें लगता है हमें सही से चलना चाहिए, हम बैठे सही से नहीं है तो हमें लगता है हमें बैठना चाहिए। तो इट्स एटिकेट्स में भी आता है। और क्योंकि 4 जगह हम कल को एक बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं और अगर मैं ऐसे करके बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ पूरा, मैंने हेड को सपोर्ट किया हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि क्या मरा मरा। इसीलिए हमेशा देखते जो स्पीच अच्छा बोलते हैं वो बिल्कुल अपने बॉडी पोस्चर पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना। तो ये तो इन ऑल बच्चे के लिए है ही सही। एडीएचडी का भी एक है, हाइपर एक्टिविटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये भी बच्चों में अभी बहुत देखने में आया, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से अकेले हैं घर में, है ना। तो ये चीजों पे भी आपने फोकस करना है, और उसको काम कूल, अगर कुछ एक्टिविटी ऐसी है तो वो हम बात करेंगे, और उस पर भी हम धीरे धीरे बात करना शुरू करेंगे। तो ये एक होलिस्टिक हेड एंड नेक के ऊपर हम बात करते हैं, इंक्लूडिंग द बिहेवियर, पॉस्चर और कैविटीज, तो अपना एक है ही जो मेन हमारा काम है। ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन और, ये सेशंस कितने गैप के बाद कुछ ऐसा फिक्स्ड है कि 2 दिन में ही होना चाहिए एक करने के बाद? फ्लोराइड वार्निश तो अपने को जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया कंट्रोल हमने एंटीबायोटिक से किया है, तो हमें 2 सिटिंग करके टेम्पराइजेशन कर लेना चाहिए। फिर आप अपनी पेस से जैसा जहां लगता है वैसे हम क्राउन्स और ये सारी चीजों से रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। उसमें आप अपने हिसाब से भी टाइमिंग्स कर सकते हो। आप जैसे बैंगलोर अगर मूव करना चाहते हो तो वहां पे कैरी ऑन कर सकते हो ट्रीटमेंट, या यहाँ से भी आप कोऑर्डिनेटेड रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। अच्छा, तो जैसे क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर से वर्किंग वीक रहेगा, तो फिर अगर आना होगा जैसे सिटिंग के लिए, तो यू वुड सजेस्ट कि हाँ वीक के ऐसा, बीच में कर लिया? हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको जैसे वैक्सीन लगाया तो 3 महीने बाद उसका डोज लगना ही लगना है, बट हाँ एक रेंज हम लेके चलते हैं, क्योंकि हर चीज का एक कवरेज होता है ना। डिफेंस भी अगर हमको कोई कवर फायर दे रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, इट हैज टू बी फास्ट, है ना। जैसे देखते हैं हम आर्मी एक्शंस में, या एंटीबायोटिक भी दिया है तो हमने उसके साथ सपोर्टिव अगर दिया है, जैसे अभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी लोगों को, तो वो सपोर्टिव है। इसका मतलब ये नहीं कि हम महीने भर तक हॉस्पिटल में एंजॉय करें, फटाफट रिकवर कर होके हम बाहर आएंगे, ये चीजें हैं। ओके, तो अच्छा, और सिटिंग में कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट एक बार में, है ना। मेनली रहता है बच्चों को समझाने में, मेनली टाइम जो लगता है उनका कॉपरेशन लेने में। ठीक है, हम मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट्स लेंगे। अभी तो 1 डे 1 चाइल्ड का ही हमने कंसेप्ट किया है, क्योंकि 1-2 पेशेंट ही आ रहे हैं, तो इमरजेंसी होती है तो एंटरटेन करते हैं सेकंड पेशेंट, नहीं तो अभी तो एक ही पेशेंट आ रहा है, ठीक तो वो है, भी तो कोई कितने लोड बजे नहीं। की सेटिंग रहेगी? सुबह कर लेंगे, सुबह बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है ना। ब्रेकफास्ट करके मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए, ब्रेकफास्ट करके 1-2 घंटा हो जाए, और कोई वॉमिटिंग वगैरह की, कोई सी गैग वगैरह की तो हिस्ट्री होगी नहीं अभी, मुझे जहाँ तक लगा, है ना। नहीं, अभी तो नहीं। हाँ बस ठीक है सर। पर कुछ लोकल एनेस्थेटिक देना पड़ेगा उसको, या फिर कुछ कुछ भी कुछ 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 भी? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो कैविटी, जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। नॉन माइलिनेटेड मतलब एक तरीके से कंडक्शन रेट उसमें बहुत ही स्लो रहता है, बहुत ज्यादा उसमें इन्फेक्शन। देखो अभी तक इतना दांत खराब हो गया लेकिन कभी उसने आपको कुछ नहीं बोला। जब स्वेलिंग आई, जब सॉफ्ट टिश्यू लीजन हुआ, जब बोनी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तभी दर्द के लिए बोल रहे हैं। वो भी इतना ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बोन्स हमारी बड़ी सॉफ्ट है, वो पस को बहने की जगह दे देती है। तो जब तक प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होगा, नर्व को पता नहीं चलेगा, और इसी तरीके से प्रोग्रेस कर। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक डिसएडवांटेज है कि पेरेंट्स को, स्पेशली हमारी जैसी कंट्री जो डेवलपिंग है, जहाँ पे हम पेन या कुछ डिस्कम्फर्ट या लिमिटेशन इन द फॉर्म एंड फंक्शंस, अगर फंक्शंस लिमिटेशंस हो रहे हैं तभी हम उसको प्रॉब्लम मानते हैं, है ना। मतलब वो फंक्शन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने लग जाए तब हम उसको प्रॉब्लम लेते हैं, हम उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को नहीं लेते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होती है बात। ठीक है, तो मतलब पहला सेटिंग आप या ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा कुछ सजेस्ट करेंगे? हाँ कभी भी आपके ऊपर। देखो मुझे मेनली जो मैं फोकस करता हूँ,
पेशेंट एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह की हम प्रैक्टिस को डेवलप कर रहे हैं उसमें यही है